एग्जाम टाइम पे कितना भी पढ़ लो ऐसा लगता है कि यार ये भी रह गया, वो भी रह गया, ये रह गया। मतलब जितना ज्यादा हम पढ़ते चले जाते हैं हमें लगता है उतना ही ज्यादा हमें नहीं आता। तो ऐसा सबको लगता है, चिंता की कोई बात नहीं है। आराम से अच्छे से क्लास मेहनत करो बिना किसी स्ट्रेस लिए। आप लोगों ने कहा था सर एक वीडियो बनाओ जिसमें पूरे सिलेबस के डिफरेंसेस कवर हो, क्योंकि डिफरेंसेस के बेसिस पे हमें एमसीक्यू भी बन सकता है। डिफरेंस मतलब उसकी नॉलेज से एमसीक्यू भी बना सकते हैं, उसकी नॉलेज से डायरेक्ट क्वेश्चन बना सकते हैं, और क्या पता सीधा सीधा क्लास डिफरेंस का ही क्वेश्चन पूछ ले जाए। तो पूरे के पूरे इकोनॉमिक्स के सिलेबस में जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट डिफरेंसेस जहां से एग्जामिनर पूछ सकता है हद से हद, वो सारा का सारा क्लास में यहाँ पे करा रहा हूँ। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे दे दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेक जरूर करना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास डिफरेंसेस। सबसे पहला डिफरेंस है स्टॉक और फ्लो के बीच। तो देखो स्टॉक की बात करें तो मीनिंग में स्टॉक वो वेरिएबल है जो मेजर किया जाता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ध्यान रखना, स्टॉक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है, इसे स्टॉक कॉन्सेप्ट है। फ्लो क्या है क्लास? पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है। वेरिएबल वो चीज होती है जो क्लास बदलती है और उसके बदलाव को मेजर किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा है टाइम डायमेंशन। स्टॉक में कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता, फ्लो में टाइम डायमेंशन होता है। स्टॉक स्टैटिक है, चेंज नहीं होता, फ्लो क्लास डायनामिक है। टाइम डायमेंशन मतलब क्या होता है क्लास पता है? पर मंथ, पर एनम, एक पर्टिकुलर पीरियड का होता है फ्लो। स्टॉक एक कैमरे की तरह होता है, कैमरा एक पर्टिकुलर पॉइंट की पिक्चर लेता है, वीडियो कैमरा पूरा एक पीरियड का क्लास व्यू लेता है। एग्जाम्पल की बात करें, वेल्थ, डिस्टेंस ऑफ दिल्ली टू नोएडा हो गया, स्टॉक ऑफ वाटर, कैपिटल, बैंक डिपॉजिट, पॉपुलेशन ऑन ए पर्टिकुलर डेट, बैलेंस शीट, ये सब क्या है क्लास? स्टॉक है। जबकि पॉकेट अलाउंसेस एक पीरियड का होता है, स्पीड ऑफ कार ट्रैवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू नोएडा, फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम टैंक, टैंक से पानी बह रहा है, डिमांड सप्लाई क्लास, इनकम, कंजप्शन, सेविंग्स, प्रोडक्शन, जीडीपी, इन्वेस्टमेंट, ये सब एक पर्टिकुलर ईयर का होता है। तो वो क्या है क्लास? फ्लो है। तो स्टॉक फ्लो का डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट है फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स का डिफरेंस। फाइनल गुड्स वो गुड्स है जो पूरी तरीके से क्लास बन के तैयार है और रेडी टू यूज है, लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स क्लास रेडी टू यूज नहीं है बाय देयर फाइनल यूजर। पर्पस कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट, दो पर्पस है फाइनल गुड्स का। जबकि इंटरमीडिएट गुड्स का कंजप्शन क्या है क्लास? एज अ रॉ मटेरियल हम उसको यूज करेंगे, या फिर क्लास उसको सीधा सीधा रीसेल करेंगे। हम मिठाई बना रहे हैं, दूध खरीद के लेके आए, चीनी खरीद के लेके आए, एज अ रॉ मटेरियल उसको यूज कर रहे हैं, लेकिन हम मिठाई खरीद के मिठाई बेच रहे हैं सीधा, तो रीसेल कर रहे हैं। दोनों केसेस में मिठाई जो है, पहले केसेस में दूध, चीनी, ये सब क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स है, और ये भी इंटरमीडिएट गुड्स हो गए जब मिठाई सीधा खरीद के लाके बेच रहे हैं। मशीन हमेशा फाइनल गुड्स होता है, ध्यान रखना, बट मशीन अगर रीसेल के लिए खरीद रहे हैं तो वो इंटरमीडिएट गुड्स होगा। फाइनल गुड्स डोमेस्टिक और नेशनल दोनों में इंक्लूड होता है, जबकि इंटरमीडिएट गुड्स दोनों में इंक्लूड नहीं होता। फाइनल गुड्स में कोई वैल्यू एडिशन नहीं होता, सामान बन के तैयार है, कुछ ऐड नहीं करना। इंटरमीडिएट में वैल्यू एडिशन होता है। फाइनल गुड्स प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर चुका है, जहां प्रोडक्शन हो रहा था उस जगह से बाहर निकल चुका है, लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स अभी भी उस प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है, क्योंकि उसमें काम होना बाकी है। मिल्क खरीदा हाउस होल्ड ने अपने कंजप्शन के लिए, वो फाइनल गुड्स हो गया। और क्लास मशीनरी खरीदा बिजनेस में लगाने के लिए, वो भी फाइनल गुड्स हो गया। आपने मशीन बिजनेस में लगाया, घर में लगाया, सब फाइनल गुड्स है। हाँ, वो कैपिटल गुड्स भी है बट फाइनल गुड्स भी है। मिल्क परचेज बाई बिस्किट कंपनी ने दूध खरीदा, या डेयरी शॉप ने दूध खरीदा, उस सिचुएशन में डेयरी शॉप ने जो दूध खरीदा वो सीधा बेचेगा, रीसेल है, तो वो इंटरमीडिएट गुड्स है। और मिल्क बिस्किट वाले ने मिल्क खरीदा तो वो एज ए रॉ मटेरियल यूज करेगा बिस्किट बनाने में, तो वो भी इंटरमीडिएट गुड्स है। डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस का डिफरेंस। पहला है मीनिंग। जब भी डिफरेंस आए कोशिश करना कि ये बेसिस आप लिख के चलो, ठीक है। तो मीनिंग की बात करें क्लास, फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स ड्यू टू नॉर्मल वेरिएंट ईयर। असेट का नॉर्मल वेरिएंट ईयर होता है, उसकी वैल्यू कम होती है, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। लेकिन अचानक से अनफॉरसीन ऑब्सोलेंस हो गया, आग लग गई, कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई, भूकंप आ गया, तूफान सुनामी आ गई, एक्सीडेंट हो गया, मशीन जल गई, राख हो गई, वो सब कैपिटल लॉस है। डेप्रिसिएशन के लिए हम प्रोविजन बनाते हैं कि हर साल कुछ कुछ पैसे जोड़ेंगे, एक दिन बाद मशीन पुरानी होगी तो नहीं ले लेंगे, लेकिन ऐसा कोई प्रोविजन क्लास कैपिटल लॉस के केसेस में नहीं बना सकते। अगले साल ही मशीन लेके एक्सीडेंट से खराब हो गया। प्रोडक्शन प्रोसेस, ये प्रोडक्शन प्रोसेस को हैम्पर नहीं करेगा, लेकिन क्लास कैपिटल लॉस में मशीन गायब हो गई, टूट गई, जल गई, राख हो गई, खराब हो गई, एक्सीडेंटल लॉस हो गया, तो प्रोडक्शन प्रोसेस को हैम्पर करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है क्लास रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। फॉर्मूला भी लिख देता हूं, प्राइस इंडेक्स या जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला है नॉमिनल अपॉन रियल इनटू 100। ध्यान रखना, रियल जीडीपी वो जीडीपी है जो कि मेजर किया जाता है बेस और कांस्टेंट ईयर प्राइस पे, जबकि नॉमिनल जीडीपी वो जीडीपी है जो कि मेजर किया जाता है करंट ईयर प्राइसेस पे। ध्यान रखना, ये कांस्टेंट ईयर प्राइस या बेस ईयर प्राइस, ये करंट ईयर प्राइस। रियल जीडीपी की वैल्यू लो होती है, क्योंकि क्लास यहाँ पे रियल जीडीपी को इन्फ्लेशन एडजस्टेड जीडीपी कहा जाता है। यहाँ पे हम बेस ईयर प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं। जबकि नॉमिनल जीडीपी द वैल्यू ऑफ टोटल प्रोडक्ट इज हाई, यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट की वैल्यू हाई होती है। नॉमिनल जीडीपी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट विदाउट एनी इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। नॉमिनल जीडीपी में विदाउट एनी इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन है, इसमें क्लास सिर्फ करंट ईयर के प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन इसमें हम पुराने ईयर प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे। ट्रू इंडिकेटर है रियल जीडीपी, जबकि नॉमिनल जीडीपी ट्रू इंडिकेटर नहीं माना जाता। हर जगह अच्छा रियल जीडीपी को ही माना जाता है, यह बेटर माना जाता है, मोर रिलायबल माना जाता है।
डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, द पर्सन हु बियर द बर्डन ऑफ टैक्स डज हिमसेल्फ डिपॉजिट इट विद द गवर्नमेंट। सरकार ने मेरे पे टैक्स लगाया, मैं खुद सरकार को दूंगा, वो डायरेक्ट टैक्स है। सरकार ने मेरे पे टैक्स लगाया, मैं ग्राहक से वसूल के दूंगा, उसको बोलते हैं क्लास इनडायरेक्ट टैक्स। आप डोमिनोज पे जाते हो, पिज्जा हट पे जाते हो, मैकडी जाते हो क्लास, सबवे जाते हो, वहां पे आप बर्गर खरीदते हो, पिज्जा खरीदते हो, तो उस पे क्लास टैक्स लग के आता है, वो इनडायरेक्ट टैक्स है, वो सरकार ने उन पे लगाया, वो आप पे लगा लेते हैं, फाइनल कंज्यूमर के ऊपर सारा बोझ डाल देते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स सबके लिए सेम होता है। अंबानी भी खरीदता है 100 रुपए का कोई चीज, तो उसको 105 का पड़ेगा, मैं भी खरीदूंगा तो मुझे भी 105 का पड़ेगा, आप भी खरीदोगे आपको 105 का पड़ेगा, और भी कोई इंसान खरीदेगा उसको 105 का पड़ेगा। मतलब सबके लिए क्लास सेम है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स सेम नहीं है, लाइक जो जितना ज्यादा कमाएगा उसको हायर रेट से टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। तो डायरेक्ट टैक्स का जो बर्डन है वो सीधे क्लास पड़ता है फाइनल कंज्यूमर के, सॉरी, डायरेक्ट टैक्स का बर्डन क्लास सेम पर्सन के ऊपर पड़ेगा, इसके ऊपर टैक्स क्लास लगाया गया है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो क्लास वो शिफ्ट हो जाता है बर्डन, और वो क्लास दूसरे पर्सन के ऊपर यानी किसी और से वो टैक्स को वसूल कर लेते हैं। शिफ्टिंग ऑफ टैक्स, डायरेक्ट टैक्स को शिफ्ट नहीं किया जा सकता। इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है शिफ्टेबल इन नेचर होता है। डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव है, जितना ज्यादा कमाओगे उतना ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, ज्यादा बर्डन रिच सेक्शन पे होता है। मतलब अगर आप महीने का नहीं, अगर आप साल का 10 लाख से ऊपर कमाते हो, 10 लाख के ऊपर की सारी इनकम पे 30% टैक्स देना पड़ेगा। तो अमीर लोग उसको क्लास लग्जरी सेस वगैरह भी देना पड़ता है। तो अमीर, अगर मैं अमीर की बात करूं तो अराउंड 40 to 50% अमाउंट जो है वो टैक्सेस में ही निकल जाता है। ठीक है, अगला क्लास एग्जाम्पल इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है, वो सब क्लास आपका हो गया आपका डायरेक्ट टैक्स। और यहाँ पे सेल्स टैक्स हो गया, वैट, सेल्स टैक्स और वैट तो खैर पुराना नाम है, आजकल उसको जीएसटी बोलते हैं, सेल्स टैक्स वैट नहीं होगा, इसको बोलते हैं क्लास जीएसटी। और कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, जीएसटी, ये हो गया वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, इनकम टैक्स, ये सब क्या हो गया क्लास आपका डायरेक्ट टैक्स। अगला डिफरेंस है रेवेन्यू रिसीट कैपिटल रिसीट, बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास रेवेन्यू रिसीट कैपिटल रिसीट, ध्यान समझना। रेवेन्यू रिसीट्स वो रिसीट्स है जिससे क्लास सरकार का कोई भी एसेट ना रिड्यूस होता है, ना ही कोई लायबिलिटी क्रिएट होता है। मतलब ये एग्जामिनेशन में सोचो, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस, अपने क्लास के सारे बच्चों को भी ये वीडियो शेयर करो, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है रेवेन्यू और कैपिटल वाले में। तो अब ये क्लासिफिकेशन में आ जाए, डिफरेंस में आ जाए, मीनिंग में आ जाए, किसी में भी आ जाए, तो आपको करके जरूर जाना है। तो दीज आर दोज रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट व्हिच डू नॉट लीड्स टू रिडक्शन इन एनी एसेट, ना कोई एसेट कम हो रहा है ना कोई लायबिलिटी बढ़ रहा है। जबकि कैपिटल रिसीट में सरकार की कोई ना कोई एसेट कम होगी, नहीं तो कोई ना कोई लायबिलिटी बढ़ेगी। ये बार बार होने वाला है, रेकरिंग नेचर है, साल भर होता रहता है, लेकिन क्लास ये नॉन रेकरिंग है, रोज रोज नहीं होता। रेवेन्यू रिसीट क्लास डेट क्रिएटिंग नहीं होता, कोई कर्जा नहीं बनता, सरकार को टैक्स मिल रहा है, फीस फाइन मिल रहा है, कोई कर्जा नहीं बन रहा। लेकिन कैपिटल रिसीट में कुछ ऐसे कैपिटल रिसीट है जो कि क्लास डेट क्रिएटिंग है, जैसे क्लास बोरोइंग, बोरोइंग को डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट कहा जाता है। टैक्स, फीस, फाइन, पेनल्टी, इंटरेस्ट, ये सब रेवेन्यू रिसीट है। रिकवरी ऑफ लोन, डिसइन्वेस्टमेंट, बोरोइंग, ये कैपिटल रिसीट है। और फॉर्मूला आपको पता है क्लास की, टोटल रिसीट का फॉर्मूला क्या होता है, रेवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट। अगला है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सरकार के वो खर्चे, मीनिंग में जिससे क्लास सरकार की कोई भी असेट क्रिएट नहीं होती, ना ही कोई लायबिलिटी कम होती, फ्री फंड खर्चा, रेकरिंग है, बार बार होने वाला। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर से सरकार की कोई ना कोई असेट जरूर क्रिएट होगी, खर्चा करेंगे तो कुछ आएगा, नहीं तो कोई ना कोई लायबिलिटी कम होगी, ये नॉन रेकरिंग इन नेचर है। पर्पस की बात करें, दीज आर इनकर्ड ऑन नॉर्मल फंक्शनिंग, देश को नॉर्मल तरीके से चलाने के लिए खर्चा किया जाता है। और ये क्लास एक्विजिशन ऑफ एसेट, एसेट खरीदने के लिए, लोन देने के लिए क्लास ये काम आता है, कैपिटल नेचर का, बड़े बड़े अमाउंट होते हैं। इंटरेस्ट पेड, सब्सिडीज, एक्सपेंस ऑन कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, डोनेशन, पेंशन, चैरिटी, ये सारी चीजें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इवन डिफेंस सर्विसेज, यानी डिफेंस में आप सैलरी पे कर रहे हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सैलरी पे कर रहे हो, उज्ज्वला योजना पे सरकार खर्चा कर रही है, कोविड की वैक्सीनेशन पे सरकार खर्चा कर रही है, ध्यान सुनना, ये सब रेवेन्यू रिसीट है। तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, सॉरी। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वैक्सीनेशन पे, उज्ज्वला योजना स्कीम पे, सरकार जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है उनमें जो पैसा खर्च सरकार कर रही है वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। लेकिन सरकार राफेल मंगा रही है, सरकार कोई कंपनी के शेयर्स खरीद रही है, बाहर से किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रही है, वो सब कैपिटल नेचर का है, उससे एसेट क्रिएट होती है, नहीं तो कोई ना कोई लायबिलिटी कम होती है। मशीन खरीदा, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल, हॉस्पिटल, बिल्डिंग, रीपेड लोन्स, लोन का रीपेमेंट किया, तो ये भी ऐसा खर्चा है जिससे लायबिलिटी कम हो गई, फ्री का खर्चा नहीं है, बट ये फ्री का खर्चा है। और टोटल एक्सपेंडिचर इज द सम ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट। डिवैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन, डिवैल्यूएशन का मतलब फॉल इन द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, जबकि डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है, फॉल इन प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। डेप्रिसिएशन क्लास डिमांड सप्लाई के फैक्टर पे होता है, ये सरकार करती है, गवर्नमेंट करती है, ये डिमांड सप्लाई फैक्टर्स पे होता है। एक्सचेंज मैकेनिज्म, ये फिक्स्ड में होता है क्लास, और ये फ्लोटिंग या फ्लेक्सिबल में होता है। डिफरेंस बिटवीन एप्रिसिएशन एंड रीवैल्यूएशन, देखो एप्रिसिएशन का मतलब क्या है, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू बढ़ जाना फॉरेन करेंसी में क्लास, मार्केट सप्लाई और मार्केट डिमांड की वजह से। लेकिन यहाँ पे इसको काम कौन करता है क्लास, रीवैल्यूएशन। डीवैल्यूएशन का उल्टा है रीवैल्यूएशन, डीवैल्यूएशन में घटाई जाती है वैल्यू, रीवैल्यूएशन में बढ़ाई जाती है। टेक प्लेस ड्यू टू मार्केट फोर्स, डिमांड सप्लाई की वजह से होता है, यहाँ पे सरकार करती है क्लास, ये फ्लेक्सिबल के अंदर होता है, ये फिक्स के अंदर होता है।
अगला ऑटोनोमस और एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन, साल भर में जितने भी ट्रांजेक्शन करते हो प्रॉफिट मोटिव के लिए उसको ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन कहते हैं। लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट को मैच करने के लिए, बराबर करने के लिए जो ट्रांजेक्शन आप करते हो उसको बोलते हैं क्लास एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शंस। ये इंडिपेंडेंट इन नेचर है, किसी पे डिपेंड नहीं है, लेकिन एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन डिपेंड होता है ऑटोनोमस पे। डैश ट्रांजेक्शंस आर डिपेंडिंग ऑटो एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शंस आर डिपेंडिंग ऑन ऑटोनोमस ट्रांजेक्शंस। ठीक है, ये करंट कैपिटल अकाउंट दोनों में आता है, ये सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट के ट्रांजेक्शन में आएगा। ये ऊपर रहता है अबव द लाइन आइटम, ये नीचे रहता है, इसको बिलो द लाइन आइटम बोलते हैं। पहले ये लिखते हैं फिर ये लिखते हैं, तो इसलिए बिलो, ये अबव। डिफरेंस बिटवीन बीओटी एंड बीओपी, सारे डिफरेंस कवर हैं इसके अंदर, इससे बाहर नहीं आएगा। देखो बैलेंस ऑफ ट्रेड नेचर की बात करें, सिर्फ गुड्स रिकॉर्ड किए जाता है क्लास, ओनली टेंजिबल गुड्स। यहाँ पे क्लास सारी चीजें, गुड्स, कैपिटल ट्रांसफर, सर्विसेज, यूनिलैटरल ट्रांसफर, सब कुछ रिकॉर्ड किया जाता है। ट्रांजेक्शंस ऑफ कैपिटल नेचर आर नॉट इंक्लूडेड इन बैलेंस ऑफ, कैपिटल अकाउंट के ट्रांजेक्शन नहीं आते, लोन इन्वेस्टमेंट वगैरह वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में आता है। म्यूचुअल रिलेशन, बैलेंस ऑफ ट्रेड बैलेंस ऑफ पेमेंट का करंट अकाउंट का पार्ट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो करंट अकाउंट है ना उसका एक छोटा सा हिस्सा है बीओटी। ठीक है, बीओपी इज मच वाइडर कॉन्सेप्ट, उसके अंदर करंट कैपिटल अकाउंट दोनों होता है। फेवरेबल, व्हेन एक्सपोर्ट्स गुड्स, जब एक्सपोर्ट ज्यादा होगा इंपोर्ट से उसको बोलते हैं क्लास फेवरेबल बीओटी। लेकिन जब नेट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट प्लस में आ रहा है तो उसको बोलते हैं फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। करंट अकाउंट का बैलेंस और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस अगर प्लस में आ रहा है तो फेवरेबल, माइनस में आ रहा है अनफेवरेबल, और जीरो आ रहा है तो इक्विलिब्रियम इन बीओपी। बीओपी हमेशा मैच होता है, बस ऑटोनोमस और बीओपी हमेशा मैच होगा। अगर मैच नहीं हुआ तो एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन से उसको मैच करेंगे, और वो कैपिटल अकाउंट के नेचर का होगा, लोन, इन्वेस्टमेंट और बोरोइंग्स, नहीं लोन, इन्वेस्टमेंट और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। एक इंडियन इकोनॉमी में एक ही था डिफरेंस, तो मैंने वो भी करा दिया आपको। डिफरेंस बिटवीन फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। मीनिंग की बात करें बेचने की, फिजिकल कैपिटल को बेचा जा सकता है मार्केट में, जबकि ह्यूमन कैपिटल को मार्केट में बेचा नहीं जा सकता, ये इंटेंजिबल्स है। ठीक है, अंदर बनता है, ये सेपरेट किया जा सकता है फिजिकल कैपिटल को मालिक से, ओनर से, आपका टैलेंट, आपका स्किल्स आपसे अलग नहीं किया जा सकता। अगर किसी कंट्री में रेस्ट्रिक्शंस हैं तो फिजिकल कैपिटल को मूव किया जा सकता है, लेकिन क्लास ह्यूमन कैपिटल को मूव नहीं किया जा सकता। ह्यूमन कैपिटल क्लास अगर दो कंट्री के बीच में कोई बैरियर है तो इंसान नहीं जा सकते, बट मशीन का मूवमेंट रहता है, सामान का मूवमेंट होता है। ये क्लास इंपोर्ट्स क्रिएटेड ओनली प्राइवेट बेनिफिट, तो भैया फिजिकल कैपिटल सिर्फ आपको फायदा पहुंचाएगा, जबकि ह्यूमन कैपिटल क्लास आपको ही नहीं आपके सोसाइटी को फायदा पहुंचाएगा। बल्ब, एरोप्लेन, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, जब इनका आविष्कार हुआ तो सिर्फ जिन्होंने किया उनको ही पैसे नहीं मिले, उनको फायदा नहीं हुआ, उनका नाम तो हुआ, पैसा कमाया, प्लस पूरे वर्ल्ड को भी फायदा हुआ, इवन हमें भी फायदा हुआ, हम सबको, क्लास कोई आविष्कार होता है तो सबको फायदा होता है। तो ह्यूमन कैपिटल क्लास समाज को भी बेनिफिट पहुंचाता है, फिजिकल कैपिटल आपको ही बेनिफिट पहुंचाता है। दैट्स इट, खत्म। तो यहाँ पे देखो क्लास जितने भी बन सकते थे मैंने सारे के सारे डिफरेंसेस करा दिए। आई होप क्लास कि अभी आपने दिन भर में काफ़ी कुछ देखा है, तो बहुत मेहनत कर रहे हो, ऐसे ही मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हो, आपके पेरेंट्स ने भी किया और अदर टीचर्स भी कर रहे हैं। तो प्लीज़ बस कॉन्फिडेंट रहो, अपनी मेहनत पे, भगवान पे भरोसा करो। ठीक है, इसे पूरा याद कर लेना। अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना। इस टाइम पे मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ जो दिख रहा है आपको, तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। आगे मैं अकाउंट्स में बीएससी में भी अच्छे से करा दूंगा आपको, और वीडियो को प्लीज़ शेयर करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक जरूर करके जाना।